एक्सरसाइज 1.1 के बाद एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी आइडियाज हैं जिनको सीखना बहुत जरूरी है। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ये पता चल गया कि ये रियल नंबर से बड़ा चैप्टर है, तो फिर अगली बात ये थी कि इनके ऊपर जो बुनियादी अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो कितने हैं बेटा? 4 है। याद है ना आपको, मैंने आपको बहुत बार ये पढ़ाया हुआ है कि बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है वो 2 हैं, जमा है उसका उलट माइनस है, ठीक है। यानी कि बुनियादी अलजेब्रिक ऑपरेशन हैं 2, लेकिन उनके उलट भी साथ में शामिल करके ये 4 बन जाते हैं। जैसे पहला जो ऑपरेशन है ना बेटा, वो है जमा। जमा है तो जमा का जो उलट है वो क्या है? माइनस है, यानी कि इसका इनवर्स प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस वो माइनस है। तो असल में ऑपरेशन जमा है तो इसका उलट जो है वो माइनस है। तो इन दोनों को मिला के 2 ऑपरेशन मान ले है एक ही इसको, क्योंकि देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना 2 जमा 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 माइनस माइनस 3, लिख सकता हूं ना ऐसा। तो बताएं मुझे, जमा तो खत्म ही हो गया। इस ऑपरेशन इस एक्सप्रेशन में देखे कहीं पे जमा नजर आ रहा है? नहीं ना नजर आ रहा। तो इसका मतलब अगर इस तरह कुछ लिखा हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब बुनियादी चीज जमा ही है, हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो असल चीज एक है लेकिन हम उसको 2 ही मानते हैं क्योंकि उसको 2 कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा बुनियादी ऑपरेशन है, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका उलट क्या है? तकसीम है, ठीक है। बस ये किया है, इसी माइनस के ऊपर नीचे 2 आंखें लगा दी। तो ये जो जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, हमने ये बात कही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो हम ये देखेंगे क्या जो बुनियादी अलजेब्रिक ऑपरेशंस है वो भी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी वर्किंग करते हैं या नहीं। तो ऐसा काम पता फिर किसने किया? फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बड़ा अजीब सा है, ठीक है। वैसे तो इनके नाम सारों के अजीब होते हैं, लेकिन इसका नाम है रैफल। आप ना रैफल कहिएगा, राफेल बोम्बेली, ठीक है। तो राफेल बोम्बेली, ये जो बंदा था, बोम्बली लिख लो, बोम्बली, ठीक। तो राफेल बोम्बली ने, इसने क्या किया था, ये फर्स्ट इन्वेंटर कहलाता है अलजेब्रिक ऑपरेशंस की एप्लीकेशन के बारे में इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इसने फिर ये कहा कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा भी किया जा सकता है, मनफी यानी कि सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, उनको प्रोडक्ट यानी कि उनका जरब भी ली जा सकती है, उनको डिवाइड यानी कि उनको तकसीम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इनकी ना बुनियादी बुनियादी चीजें लिखी हुई है, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करेंगे जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहां पे जाके उन कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ वो कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज होते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी होते रहेंगे, ठीक है। अभी अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ, जिनकी बिल्कुल जरूरत है, मुझे पता होता है कि इस चीज की जरूरत है। अच्छा, अब आगे ना यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी रियल को भी कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी रियल को कॉम्प्लेक्स में ऐड भी कर सकते हैं और किसी रियल को कॉम्प्लेक्स से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि रियल और कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। तो ये बात भी थोड़ी सी आपको सिखाता हूं, जरा इधर सुनिए। कहता है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स स्केलर को, अब ये बात याद रखिएगा, तमाम रियल नंबर स्केलर कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी रियल नंबर हैं स्केलर कहलाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर की डेफिनेशन जो आप जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है, वो वेक्टर कहलाते हैं। तो नंबरों की तो डायरेक्शन को नहीं होती, इसलिए तमाम रियल नंबर जो है वो स्केलर भी हैं। अलबत्ता कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप चूंकि प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है। तो ये एक अलग केस है। खैर, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किसी भी स्केलर यानी कि रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह मल्टीप्लीकेशन होगी किसी रियल की? तो इधर सुने, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जमा 4 अयोटा के साथ, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6 जमा 8 अयोटा। तो ये ना नीचे इसने छोटी छोटी वो डायाग्राम्स बनाई हुई हैं, उनके मीनिंग भी समझ लीजिए। अगर बेटा फर्ज कर लीजिए ये जो 3 जमा 4 अयोटा है, 1 2 और 3 x3 है, 1 2 3 और 4 y4, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इसने कहा कि इस तरह ये पॉइंट जो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको किसी 2 के साथ आप नंबर को, इस z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए इसको मैं नाम दे रहा हूँ z का, ये जो 3 जमा 4 है ना, इसको z का नाम दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे बन रहा था।
लेकिन जब आपने इसको 2 से ज़रब कर दिया, 2z कर दिया, तो बेटा ये क्या होगा, दुगना हो जाएगा, बस आगे चला जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर बेटा आप इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर पहले इसका ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में बन रहा होगा तो ये स्लिप कर जाएगा पीछे को, वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको फिर बताया हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप वेक्टर कह सकते हैं। और अगली बात बेटा ये है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके किसी यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, आप बेटा इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 1/2 z से 1/2 z कर देते हो, तो ये हाफ हो जाएगा, नहीं कि 3/2 + 4/2 अयोटा हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा। तो अगर पहले वेक्टर इतना बन रहा था तो अब क्या होगा, ये हाफ इसका उड़ जाएगा, वेक्टर इतना रह जाएगा, बस उसने ये बातें बोली हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज से आपने घबराना नहीं है। अगर ये वाला z होगा तो बेटा ये नेगेटिव ऑफ z हो जाएगा, अगर ये वाला बेटा पूरा z होगा तो ये हाफ ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी इतनी सी बातें हैं छोटी छोटी। उसके बाद अगली जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है बेटा अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, प्लेन क्या होता है बेटा आगे जाके हमने आर्जन डायग्राम पढ़ी ना, तो वहां पे डिटेल से आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल इजी है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, इसको ऐसे मान लें, इसको z1 नाम दे दें इस तरह। और बेटा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ये बराबर है x2 प्लस अयोटा y2। अब मैं क्या करता हूँ, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ड्रा करता हूँ यहाँ पे, तो वो यहाँ पे फर्ज कर ले बनता है कि x1 और y1। इसी तरह दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लीजिए वो मेरे पास बन जाता है यहाँ पे x2 और y2। अब ये जो इनका मजमुआ है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, z1 जमा z2 कर देता हूँ, है ना, तो क्या एडिशन किस तरह होगी। वैसे तो ये मैं जाके क्वेश्चन में ही आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन चलें ये चूंकि इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है तो इसलिए यहाँ भी पढ़ लेते हैं। रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स में ऐड होता है। तो x1 जमा x2 हो जाएगा, x1 जमा x2 हो जाएगा क्योंकि रियल जो रियल में ऐड होगा, जमा y1 जमा y2 हो जाएगा, साथ में योटा बाहर वैसे ही आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ। तो आप क्या करोगे, फर्ज कर लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे मान लीजिए, या थोड़ा आगे कर ले, यहाँ पे उस पॉइंट को मान ले यहाँ पे। तो वो जो z1 जमा z2 है, जो z1 जमा z2 लिखा हुआ ये यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट बन गया। अब ये कहता है कि जब आप इसको ओरिजिन से मिलाते हो ना, ओरिजिन से, तो ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन से मिलने के बाद आप क्या करो, आप इसको इस z से भी मिला दो, z1 से भी और z2 से भी। तो कहता जब आप ऐसा करोगे ना तो हैरान कुन तौर पे आपको एक पैरालेलोग्राम बनती हुई नजर आएगी। ये देखें जरा, इसकी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि जब ये पॉइंट लोगे ना तो इसका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगा, इसी तरह इनका और इनका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, तो ये पैरालेलोग्राम बन जाएगी। इसीलिए जब ये वाली चीज आप लिखा करोगे ना, z1 जमा z2, रियल को रियल में ऐड करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करोगे, तो ये कानून एक बन गया और इस कानून को कहते हैं पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम बेटा, पैरालेलोग्राम ला। क्यों कहते हैं, ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि इसको पैरालेलोग्राम ला क्यों कहते हैं। भाई इतनी सी बात जेन में रख ले। सब्ट्रैक्शन जब होती है तो कुछ भी नहीं होता, सम टाइम क्या होता है कोई नंबर फ्लिप करके इधर आ जाता है, सम टाइम जो है वो अपने क्वाड्रेंट के नीचे वाले क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो इतनी बातें हैं। खैर नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है इनके तकसीम और ज़रब के बारे में। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, मजे की चीज आपको बताऊंगा, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ से बेहतर चीज जो है मिल जाएगी। कम्प्लेक्स अदाद जो होते हैं इनके ऊपर बेटा जिस तरह आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज इधर भी हैं। आइए मैं आपको वो सारी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बताता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी बेटा, याद करें, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे याद करिए, जो आपने इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, तो आपको ये जो इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी थी ना वो इधर भी है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले क्लोजर, इसको बेटा उर्दू में कहते हैं हासिजते बंदिश। अब इसको बंदिश क्यों कहते हैं जरा गौर से लें। ये प्रॉपर्टी ये है कि किसी सेट में से
आप कोई से दो एलिमेंट कोई से भी दो एलिमेंट उठा ले, उन एलिमेंट को, इन प्रॉपर्टीज को हम जमा के लिहाज से भी पढ़ेंगे और जरब के लिहाज से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक साइड पे मैं क्या करता हूं, जमा की सारी बातें लिखता जाता हूं, इस साइड पे बेटा मैं जमा के लिहाज से लिखूंगा, ऐसे ही करेंगे हम। और एक साइड पे बेटा हम मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से पढ़ेंगे, ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है किसी सेट के कोई से दो एलिमेंट पकड़ो, उनको जमा करो, तो जो आएगा जवाब वो भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए। अगर उस सेट का हिस्सा होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी उस सेट में होल्ड करेगी, अगर उस सेट का हिस्सा नहीं बनता तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी उस सेट में होल्ड नहीं करेगी। तो देखो मान ली जैसे ये है ना, मैं एक z लिखता हूं, z इज इक्वल टू 1 और -1, ठीक है। इन दो एलिमेंट्स को जमा करो, 1 -1 1 प्लस इंटू -1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 -1, ये 0 आ जाएगा। अब 0 तो बिलोंग नहीं कर रहा z को, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये जो z है, ये वाला जो सेट है, पता नहीं कौन सा सेट है, ये जमा के लिहाज से क्लोज्ड या क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड नहीं करती। अब जरब के लिहाज से चेक करो, 1 को 1 से करो 1 ही आएगा, इसमें मौजूद है। 1 को -1 से करो -1 आएगा, इसमें मौजूद है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, इसमें मौजूद है। तो ये वाला जो सेट है ये जरब के लिहाज से क्लोज्ड है, जरब के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, जमा के लिहाज से होल्ड नहीं करती। खैर, अब बेटा ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने रियल में पढ़ी, कॉम्प्लेक्स में भी है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बेटा क्या है, लेट कर लेंगे आप दो कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लें Z1 और Z2 जो है ये आपके बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये सी स्टाइलिश मैंने लिखा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जमा कर लो, Z1 जमा Z2, तो जो आंसर आएगा बेटा वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, याद रखिएगा। तो वो बिलोंग कर जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करोगे आंसर कॉम्प्लेक्स ही आएगा। इसी तरह बेटा आप इन दो नंबरों को Z1 जरब Z2 कर लें, तो Z1 और Z2 आगे जाके हमने कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़नी, तो देखेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह क्लोजर के बाद बेटा एसोसिएटिव आता है, एसोसिएटिव ये बेटा कहलाती है खसीयत तलाजम। ठीक है, मैं तो इसको कहता हूं तरतीब के लिहाज से, तरतीब में तब्दीली के लिहाज से, तो इसके लिए खासियत तलाजम इसको कहते हैं। ठीक, तलाजम, पता नहीं तलाजम का क्या मतलब बनता है, मेरे नहीं अभी ये ज़हन में। तो आप क्या करोगे, Z1 Z2 Z3, इस सिर्फ ये प्रॉपर्टी है जिसके लिए हमें तीन जो है वो नंबर लेने पड़ते हैं, Z3, ये तीनों आप बेटा कम्प्लेक्स नंबर के सेट में से एलिमेंट उठा लें, इन तीनों को इस तरतीब के साथ जमा कर लें, Z1 जमा Z2 जमा Z3। इसी तरह इधर भी लिख लें, Z1 जमा Z2 जमा Z3। तो बेटा ये कहता है कि आप ऐसा करो कि पहले आप पहले वाले दो कम्प्लेक्सों को ऐड कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। उसको जब तीसरे कम्प्लेक्स से ऐड करोगे तो ये सारा कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह कहता है आप पहले को छोड़ दो, आखिरी वाले दो को जमा करके पहले में जमा कर दो, तो इनके जवाब हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बस मोटी मोटी बातें समझते जाएं। तो इसी तरह अगर ये तीनों जो है नंबर है, इनको बेटा आप जरब कर दें, Z1 जरब Z2 जरब Z3। ठीक है, इसको अक्सर वो बेटा MCQs में पूछ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पक्का है, दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में से आने हैं। तो इज इक्वल टू Z1 जरब Z2 जरब Z3। तो इसको अब आप देखें, इसमें भी वही काम है, आप पहले दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे को कर दो, या फिर पहले को छोड़ के आखिरी दो को मल्टीप्लाई करके उसको पहले से कर दो, जवाब हमेशा बराबर रहेगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ के बाद बेटा अगला कानून है खासियत जमी जाती आंसर, पहले पढ़ लें। देखिए एक और लॉ है खासियत मुबादला, उसको भी पढ़ेंगे। चलो पहले वो पढ़ लेते हैं। खासियत मुबादला को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट कर जाना, अपनी जगह से बदल जाना। मैं इसको कहता हूं जगह में तब्दीली के लिहाज से, ये तरतीब में तब्दीली के लिहाज से। देखो इसमें तरतीब चेंज होगी, ये पहले ब्रैकेट पहलों पे थी फिर बाद में चलेगी, ये जगह में तब्दीली के लिहाज से इसमें जगह तब्दील हो जाती है। और इसको
जगह चूंकि तब्दील हो जाती है, इसको इसलिए खसीयत मुबादला कहते हैं, लेकिन मैं अमूमन इसको कहता हूँ हसीयत तबादला। ठीक है, हसीयत मुबादला नहीं, ये तबादला है। तबादला किस तरह बेटा, इसके लिए यही वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पकड़े तो Z1 जमा Z2 कर लें, या बेटा Z2 को पहले रख लें, Z1 को बाद में रख लें, तो इन दोनों साइडों के आंसर हमेशा सेम ही आएंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है जी। इसी तरह बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करती, कहता आप Z1 को Z2 से ज़रब कर दें और या फिर Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों केसेस में आंसर बराबर रहते हैं। उसके बाद बेटा है एडिटिव आइडेंटिटी, तो इधर मैं लिखता हूँ AI यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, और इधर बेटा मैं लिखता हूँ मल्टीप्लीकेटिव अपना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब बेटा होता है शनाख्त, ठीक है, जात। उर्दू में अगर इसको लिखें तो ये लिखा होता है जमी जाती अंसर, जमी जाती अंसर। अब जरा मतलब समझिएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दुनिया के किसी भी नंबर में जमा किया जाए तो उस नंबर की जात चेंज ना हो। जैसे बेटा इधर सुने, मेरे पास 2 लिखा हुआ है, तो 2 में कौन सा नंबर जो है वो ऐड भी कर दोगे लेकिन 2 की जात चेंज ना हो, 2 रहेगा 2 ही, तो जाहिर सी बात है 0 ही होगा ना बेटा। ठीक है, 0 को दुनिया के किसी भी नंबर में जमा कर दो 2, वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं जमी जाती अंसर, कि किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर देखो जिसको किसी भी नंबर में जमा किया जाए तो उस नंबर की जात के ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली या कोई उसके ऊपर कोई वो जिसे कह लें कि परेशानी ना आए, तो उसको कहते हैं जमी जाती अंसर। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बेटा एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती, तो आप लिखोगे कि एज 0 + 0 अयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा एडिटिव आइडेंटिटी 0 + 0 अयोटा होती। क्यों बेटा, क्योंकि देखो जब आपने ये पढ़ा ना x + अयोटा y टाइप के नंबर होते हैं, और आपने ये कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं x जमा अयोटा y टाइप के होते हैं, आपने कहा x और y जो है ये दोनों के दोनों रियल हो सकते हैं, रियल हैं, तो बेटा 0 की x की और y की जगह पे रियल 0 भी तो रख सकते हैं क्योंकि 0 भी रियल है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। कहता कोई भी बेटा आप z पकड़ लो, कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लो, और इसको बेटा हम o कैपिटल O से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एज ये बिलोंग करती है। इसको बेटा O में ऐड कर दो या O को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दो, उसकी जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इसमें एग्जिस्ट करती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी। इसी के साथ साथ बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब क्या होगी, कोई ऐसा नंबर पुत्र जिसको दुनिया के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दूसरे नंबर की जो है वो जात जो है वो तब्दील ना हो। कौन सा ऐसा नंबर है, तो बेटा मैं आपको इधर ही बताता हूँ। देखो 2 है, 2 को किसी ऐसे नंबर से जरब करोगे इसकी जात तब्दील ना हो। हाँ शाबाश, देखो ना 2 को 1 से जरब करोगे तो 2 एकम 2 ही होता है। ठीक है, तो बेटा किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी शनाख्त चेंज ना हो, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एग्जिस्ट करती है। तो रियल नंबर की अगर बात होगी तो बेटा वहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो अगर इधर आ जाएंगे तो इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही होती है, 0 + 0 ही होता, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें बेटा होती है 1, रियल तो वैसे ही रहेगा, +0 योटा कर दोगे, और ये बेटा बिलोंग करती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि 1 भी रियल है 0 भी रियल। तो बेटा कहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 1 + 0 योटा के साथ इधर से, या बेटा उधर से कर दें तो ये रहेगा z। ठीक है, z की कोई तब्दीली नहीं होगी। अब 2 काम और है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी, आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो है इधर बेटा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब बनता है इंग्लिश में, उर्दू में जमी माकूस। अब माकूस आपने तगैयर रास्त और तगैयर माकूस में भी पढ़ा है। माकूस का मतलब होता है उलट। ठीक है, जमी माकूस का मतलब बनता है जमा के लिहाज से उलट, जमा के लिहाज से उलट। तो बेटा ये बात आप सीख आए हैं कि जमा के लिहाज से उलट क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 2,
तो इसका जमी माकूस क्या होगा, जमा के लिहाज से इसका उलट क्या होगा, -2 होगा बेटा। शाबाश। तो अगर किसी नंबर का बेटा आप कोई नंबर लेते हैं ना z, है ना, तो इसका जमी माकूस क्या बनेगा, अगर आप कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर से ले लेते हैं तो फिर बेटा लाजमी तौर पे देयर एग्जिस्ट नेगेटिव z, ये जो उल्टा ई मैंने लिखा है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ z। -z भी बेटा कहीं ना कहीं बिलोंग करता होगा z में से, सॉरी सी में से। क्योंकि बताता हूं, क्योंकि बेटा आपने ये बात की कि सर x प्लस योटा y में x और y जो दोनों होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। तो बेटा कहीं ना कहीं तो फिर जो आपका z इधर होगा प्लस वाली साइड पे, माइनस वाली साइड पे भी तो वो पड़ा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि सारे रियल की बात आपने की, ये तो नहीं कहा कि 100 तक रियल लिए नो, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास नेगेटिव ऑफ z भी एग्जिस्ट करता होगा। तो एडिटिव इनवर्स भी बेटा जो है वो आपके पास इस सेट में मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप जमा के लिहाज से कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बेटा एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे इसको जरबी माकूस कहते हैं, जरबी माकूस। जरबी माकूस सीख लेते हैं बेटा। देखो आपने देखा है जरब का उलट क्या होता है, जमी माकूस या जरबी, जरब के लिहाज से उलट, माकूस का मतलब उलट ही होता है ना। तो जरब के लिहाज से उलट बेटा क्या होगा, देखो अगर आपके पास नंबर है 2 तो इसका उलट क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, तो बस उसको उल्टा दें। तो इस नंबर को आप 1/2 कर दोगे तो इसका जरबी माकूस हो जाएगा, ये नंबर है ये उसका जरबी माकूस है। तो बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जरबी माकूस पड़ा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो आप कहोगे कि इफ बेटा z जो है कोई सा z बिलोंग करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, लाजमी तौर पे z का इनवर्स भी बिलोंग करता होगा c से, क्योंकि तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y रियल है, तो रियल नंबर में तो हर नंबर का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात आप पढ़ा है नामी क्लास में, तो फिर इधर भी एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, लाजमी तौर पे यहाँ पे बट z जो है ये बेटा 0 + 0 योटा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा ये तो 1/0 हो जाएगा, और ये चीज आपको पता है अनडिफाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात कहनी है कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो बटे में कभी 0 नहीं आएगा, इसलिए 0 + 0 योटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, बाकी तमाम सेट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बेटा यहाँ पे ये बात याद रख लीजिए, ये वाली 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टीज बनती हैं 5। ये 5 प्रॉपर्टी 3 सेट में लिख दे रहा हूं, रट के रख लें, याद करके रख लें, सारी जिंदगी आपके काम आने वाली है। ये वाली प्रॉपर्टीज बेटा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर, उसके बाद बेटा सेट ऑफ रैशनल नंबर, इन तीनों सेटों में बेटा ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ये होल्ड करती हैं, ठीक है। अगर आपको इन सेटों के बारे में बात हो जाए, कॉम्प्लेक्स, रियल और रैशनल, ये तीनों फील्ड है, ये बात ज़हन में रख लें, फील्ड जो भी होता है वो अपने फील्ड में माहर होता है, और ये तीनों फील्ड है, इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ये बात बस इतनी सी अपने जहन में रख लें कि जब भी क्यू का, आर का, सी का जिक्र आ जाएगा तो कहेंगे 5 प्रॉपर्टियां तेना से लाजमी होल्ड कर दी ने, केड़ियां, पहले क्लोजर, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें होल्ड करती हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज के बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनको आपने a + आयोटा b फॉर्म में लिखना है, यानी कि रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। फिलहाल देखिए कि इसमें रियल और इमेजिनरी पड़ा हुआ है, इसमें भी रियल और इमेजिनरी पड़ा हुआ है, तो हमने इनको इकट्ठा करके एक ही बार में रियल और इमेजिनरी लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बेटा ब्रीक होगा, इस मार्कर से लिखने लगा हूँ, तो कोशिश करिएगा जरा ध्यान से, स्क्रीन बड़ी कर लीजिएगा, ठीक है, या जूम इन कर लीजिएगा। अच्छा बेटा सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व किस तरह करेंगे जरा गौर करिएगा, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ जमा हो रहे हैं ये दोनों, तो पहले तो ऐसे ही चलो लिख दो, 16 - 3 आयोटा + 9 + 2 आयोटा,
अब रियल पार्ट को रियल के साथ लिख दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख दो, तो क्या होगा 16 जमा 9 रियल इकट्ठे हो गए, जमा 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा। ठीक है बेटा, रियल पार्ट रियल से जुड़ गया और इमेजिनरी भी। 16 और 9 बेटा कितना होता है 25, जमा, अब बेटा 2 में से 3 निकले तो माइनस का 1 बचता है ना, जमा माइनस में होती माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो माइनस का अयोटा 1 अयोटा आएगा, तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब रियल और इमेजिनरी आ चुका है, ये ए जमा बी योटा की फॉर्म में लिखा जा चुका है। अगर नहीं तसल्ली होती तो आप इस तरह लिख सकते हो 25 जमा माइनस 1 इंटू योटा, तो अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, दरम्यान में प्लस भी आ गया। अब ये तो था जमा के लिए। अब यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं, आपने देखा ना कि कम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, तो मैंने उधर बताया था कि रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ डील होगा, जमा होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिखोगे बेटा सोल्व, पहले तो आप ऐसे ही लिख दोगे 11 जमा 9 अयोटा माइनस 9, ये वाली माइनस अंदर वाली लामत को प्लस कर देगी 7 अयोटा हो जाएगा। अब रियल को रियल से जोड़ दोगे, यानी कि 11 माइनस 9 और बेटा जमा 9 अयोटा और जमा 7 अयोटा। 11 में से 9 निकला तो 2, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 9 और 7 16 अयोटा आ जाएगा। तो बेटा देखें ये जमा बी योटा की फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले दो क्वेश्चन मैंने बेटा लिखे, कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े वो आप खुद कर लेंगे। पहले दो पार्ट्स में मैंने एक जो है वो दो कम्प्लेक्स की एडिशन ली और एक दो पार्ट्स की सब्ट्रैक्शन ली। तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे रियल रियल के साथ डील होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ डील होगा, चाहे वो जमा हो या माइनस हो। बट इसमें थोड़ा केस अलग है। मल्टीप्लाई किस तरह करना है बेटा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। किस तरह करेंगे, पहले के रियल को दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 2 से, उसके बाद बेटा दरम्यान में हमेशा माइनस लगाएंगे। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि तुम्हें नजर आ जाए। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का इमेजिनरी 4 है, दूसरे का इमेजिनरी -3 है, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दरम्यान में बेटा हमेशा प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी के साथ यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, दरम्यान में हमेशा प्लस। पहले के रियल को पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल के साथ यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। दोबारा बताता हूं बेटा, और बाहर अयोटा लगा देंगे। ठीक है, एक के ऊपर जरा ज्यादा तवज्जो दूंगा, दूसरा फिर आसान हो जाएगा। देखें मल्टीप्लीकेशन में किस तरह करनी है। पहले हिस्से में सिर्फ रियल और इमेजिनरी डील होगी। देखो पहले में क्या लिखा मैंने, पहले के रियल को दूसरे के रियल से ज़रब किया, दरम्यान में हमेशा माइनस, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से ज़रब कर दिया, 4 को -3 से ज़रब कर दिया। अलामत को तो हम नहीं ना जो है वो भूल सकते। तो बेटा ये बात आपने फार्मूला समझ ले, दरम्यान में माइनस आएगा हमेशा। फिर यहाँ पे बड़ा प्लस लगा देना, पहले के बेटा रियल को दूसरे, इधर रियल और इमेजिनरी खालस खालस आएंगे और इधर रियल इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी रियल के साथ। देखो रियल इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 -3 के साथ ज़रब होगा, दरम्यान में प्लस लगा देना। पहले का बेटा जो इमेजिनरी होगा दूसरे के रियल से ज़रब होगा, यानी कि 4 2 से मल्टीप्लाई अगर बाहर अयोटा आ जाएगा। फिर सुन ले, पहले हिस्से में आपने पहले के रियल को दूसरे के रियल से ज़रब करना है, दरम्यान में माइनस लगा देना है, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से ज़रब देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, दरम्यान में प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी के साथ ज़रब देंगे, दरम्यान में प्लस लगाएंगे, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल के साथ ज़रब देके ब्रैकेट क्लोज करके बाहर अयोटा लगा देंगे। करते हैं बेटा, क्या होगा, 3 2 6 माइनस 4 3 12, ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ के प्लस हो जाएगा 12 बेटा, ब्रैकेट लगा देंगे, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, 3 3 9 माइनस का 9 बेटा, दरम्यान में प्लस लगा देंगे, 4 2 8 बेटा, बाहर अयोटा आ जाएगा, 12 में 6 जमा करोगे तो 18 आ जाएगा, -9 जमा 8 माइनस का 1 होता है तो माइनस का योटा आ जाएगा, माइनस का 1 अंदर आएगा तो योटा बाहर है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। अब देखे ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमने बड़े क्वेश्चन करने हैं इस तरह के। अब इसको जरा मैं करता हूं, तो जरा गौर करना, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। देखिए, पहले के रियल को दूसरे के रियल से, तो 5 3 की 15, दरमियान में हमेशा माइनस। पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी के साथ 5 4 की 20 है, और ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ के 20 हो जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। देखो ना, जब ये रियल जो है 5, ये माइनस के 4 से जरा होगा तो माइनस आएगा ना, माइनस का 20 आएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले से ही मौजूद है फार्मूले वाला, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, पहले का रियल दूसरे के रियल से, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से होगा। ये मैंने गलती कर दी बेटा, यहाँ पे पहले का रियल दूसरे के रियल से होगा 15 आ जाएगा, और पहले के इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से होगा तो 4 2 की 8 जमा का 8 आएगा, ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा। अब पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से करोगे तो 5 4 की 20 माइनस का 20, दरमियान में प्लस। पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल से करोगे तो माइनस का 6 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद बाहर ही उठा आएगा। ठीक है, 15 में से 8 निकला तो कितना बचता है, 7। ओके जी, और उसके बाद बेटा ये आ जाएगा माइनस का 26, तो योटा साथ में आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आप कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, तकसीम के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तकसीम के क्वेश्चन के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो आपके पास सवाल है 3 - 5 अयोटा, डिवीजन में डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ बटे में 2 - 4 अयोटा, है ना। अब बेटा आपको याद होगा बटे में कभी योटा नहीं आएगा, बटे में कभी भी अयोटा नहीं आएगा। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि बटे में कभी योटा नहीं आएगा, जिस तरह बटे में कभी अंडर रूट नहीं आता था। तो अगर आ जाएगा तो फिर हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते थे, योटा के साथ वाली लामत चेंज कर देते हैं, 2 - 4 अयोटा। बेटा नीचे भी 2 - 4 अयोटा। अब आगे क्या होगा, अगला स्टेप, नीचे तो बेटा हमेशा ऐसा होगा जब भी आप जो है वो इस तरह करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे आपने क्या कर देना है, आंखें बंद करके पहली वैल्यू का स्क्वायर दरमियान में हमेशा प्लस लगाएंगे, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, बस पहली वैल्यू का स्क्वायर दरमियान में हमेशा प्लस जब भी कम्प्लेक्स नंबर का जिक्र होगा, और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ऊपर मैं बेटा वही काम करूंगा, पहले के रियल को दूसरे के रियल से ज़रब किया तो 3 2 की 6, दरमियान में माइनस। पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से ज़रब करेंगे तो 5 4 की 20, और ये वाला माइनस इसके साथ जुड़ के 20 हो जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस। पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से ज़रब करोगे तो 3 4 की 12 प्लस, दरमियान में प्लस आएगा। पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल के साथ करोगे तो 5 2 की 10, तो वो वाला माइनस का 10 आएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस का 10 लिख रहा हूँ, बाहर ही होता है फार्मूला बेटा, यहाँ पे आपको बता आया हूँ। तो क्या होगा, 20 और 6 26 हो जाएगा, जमा 2 योटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये बेटा 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 18 आ जाएगा टोटल। नहीं, ये 18 थोड़ी आएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। इसको आप अलग अलग लिख लें, 26 बटे 20 कर लें, जमा 2 बटे 20 अयोटा साथ में लगा लें। अब कटिंग कर लें, हो रही है तो देखो कटिंग हो रही है, ये 4 के टेबल पे हो रही है, 4 5 20, 4 6 की 24, और 2 एकम 2 10 की 20, तो 6 बटे 5 जमा 1 बटे 10 अयोटा, तीसरा आंसर लिख लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या होगा, हम बेटा बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, लिख देंगे बेटा 5 जमा 2 अयोटा, चूंकि ये तकसीम हो रहे हैं तो लिख देंगे बटे में 6 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई बाय। अब क्या होगा बेटा, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, 6 माइनस जमा हो जाएगा 3 अयोटा, क्योंकि आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो इसी तरह 6 जमा 3 अयोटा। नीचे के बारे में तो आप मेक श्योर हैं, क्या आ जाएगा, थोड़ा नीचे ले चलते हैं। नीचे तो आपको पता है कि सर जी पहली वैल्यू का स्क्वायर दरमियान में हमेशा जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, रट के रख ले, यही काम हर स्टेप में करेंगे। पहले के रियल को दूसरे के रियल से तो 5 6 की 30, दरमियान में हमेशा माइनस। पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से 3 2 की 6,
दरम्यान में प्लस बेटा, पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से 5 3 15, दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल से तो 6 2 की 12, बाहर अयोटा लगा देंगे। 30 में से 6 निकला बेटा, कितना बचता है 24 बटे में 36 जमा 9, कितना बना 45, दरम्यान में बेटा प्लस आ गया, 15 और 12 बेटा 27 होता है बटे में 45, इसके साथ ही अयोटा आ जाएगा। देखो जी कटिंग हो रही है, पहले हिस्से में तो नहीं हो रही, तो दूसरे हिस्से में हो रही है। देखें 9 5 जार 45, 5 9 की 45, या फिर 9 5 की 45 और 9 3 की 27, तो इधर मेरा है नहीं हो रही, ठीक है, ऊपर इवन है नीचे ओड है, तो 24 बटे 45 जमा बेटा 3/5 अयोटा, तो ये आपके पास है जमा बी अयोटा की फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब नेक्स्ट चले तो फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको पता चल गया, जमी माकूस है, जमा के लिहाज से उल्ट है, तो इनको सोल्व करना बड़ा आसान है, सिंगल स्टेप क्वेश्चन है बेटा, मैं लिखता हूँ सोल्व के पहले आप बेटा ये कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। अब बेटा आपने फाइंड करना है माइनस z, तो बस जहाँ पे जमा होगा आप लिख देंगे -3, जहाँ अलामतें चेंज कर दें बस, -2 अयोटा, जहाँ पे जमा माइनस लिख दें, माइनस जमा लिख दें। इस तरह इधर भी बेटा क्या करोगे, लेट करोगे कि z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा, और माइनस z क्या होगा जमी माकूस, तो -5 जमा 7 अयोटा। मैंने आपको बोला अलामतें चेंज करते जाए, बस ये सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा, z इज इक्वल टू -2/3 और जमा 5/4 अयोटा। अब अलामतें बेटा चेंज करनी है तो क्या करोगे, नेगेटिव ऑफ z लिख लोगे, तो इसको 2/3 कर दोगे और -5/4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये बेटा इसमें आपने करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए बड़ा आसान काम है। देखो आप क्या करोगे, इसी तरह जिस तरह इधर लेट किया ना, इधर भी करेंगे बेटा सोल्व। सबसे पहला काम आप लेट जरूर करना है, z इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा, ठीक है, 4 + 5 अयोटा। तो अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/z मालूम करना है, तो बेटा दोनों साइडों को उल्टा दो, इधर क्या आ जाएगा 4 + 5 अयोटा, पता ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ज़रब के लिहाज से उल्ट। तो बटे में अगर योटा आ जाए तो बेटा क्या करते हो, उससे के कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो ना, 4 - 5 अयोटा, और नीचे भी आ जाएगा 4 - 5 अयोटा। बताए हो बेटे नीचे आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना, दरमियान में हमेशा प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेना, ऊपर 4 - 5 अयोटा, एक से ज़रा आएगा तो 4 - 5 अयोटा ही आ जाएगा। तो 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास आएगा 16 जमा 25, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये आपके पास आ जाएगा 41। ठीक है, 25 में जब आपने 16 जमा करना है तो 41 आ जाएगा, तो बस ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह बेटा इसको भी कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहला काम सर लेट करना है, लेट z इज इक्वल टू 6 जमा 2 अयोटा। अब 1/z मालूम करना है तो दोनों साइडों को उल्टा दे, 6 जमा 2 अयोटा। तो बेटा क्या करेंगे, योटा बटे में नहीं आना चाहिए तो उसको ख़त्म करेंगे, 6 - 2 अयोटा, 6 - 2 अयोटा। ऊपर तो बेटा ये चीज़ इसी से मल्टीप्लाई होकर 1 से 6 - 2 अयोटा ही आ जाएगी, और नीचे 6 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 6 - 2 अयोटा, नीचे 36 में 4 जमा करोगे तो 40 आ जाएगा, चिकन चिका 36 और 2 का स्क्वायर 4। किसी नंबर की पावर 2 होने का मतलब ये कि वो 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 3 होने का मतलब ये कि वो नंबर 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा चलते हैं, फिर से क्या करोगे, लेट कर लोगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको बेटा करना है सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू 5 का अंडर रूट -4 अयोटा। अब बेटा क्या करना है, 1/z इज इक्वल टू 1/5 माइनस 5 का अंडर रूट -4 अयोटा, 5 का अंडर रूट -4 अयोटा मल्टीप्लाई बेटा 5 का अंडर रूट
प्लस 4 और नीचे भी क्या करना है 5 का अंडर रूट प्लस 4 और ये थोड़ा समझ लीजिएगा जगह तंग है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हम ये करेंगे, खुद ही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तरीके कर सेम ही, 5 का अंडर रूट z=1/z, सीधे ही कर रहा हूँ, क्या आएगा 1/5 का अंडर रूट -4 तो बेटा रैशनलाइज कर दोगे, 5 का अंडर रूट प्लस 4 5 का अंडर रूट +4 ऊपर बेटा आ जाएगा 5 का अंडर रूट +4 और नीचे आपको बताया हूँ कि पहली वैल्यू का स्क्वायर दरम्यान में हमेशा प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 5 का रूट जमा 4 और नीचे आपके पास आएगा 5, ये कैंसिल हो गया, 5 और 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16, 16 और 5 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये वाले जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन बनते ही नहीं है, क्यों नहीं बनते बेटा, देखें आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। आप सिर्फ सिंपल इतना लिख दें कि एज z1 z2 एंड z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है, सो दिस इज वेरीफाइड। इट्स ये काफी है, ठीक है, ये काफी है, क्योंकि आप तो जनरल बात प्रूव कर रहे हैं, तो ये तो स्पेसिफिक आ गया। जब आप जनरल फार्मूला ही बता रहे हैं तो स्पेसिफिक की क्या औकात है, तो फिर भी हम इसको सोल्व कर देते हैं, कौन सा इतना मुश्किल काम है। देखो z1 की जगह z1 की वैल्यू लगाएंगे, z2 की जगह z2 की वैल्यू लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 + 5 जमा z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 तो क्या करना है, सिंपल रियल के साथ रियल को जोड़ देना, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को जोड़ देना, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 में 1 जमा करो 3 आ जाएगा, 5 में से 3 निकालो तो 2 आ जाएगा। लो जी, अब दूसरी साइड को देखते हैं, क्या करना है, इसको पहले लिख लेना है 1 - 3 प्लस 2 + 5 जी बेटा, रियल को रियल के साथ डील करो तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 5 में से 3 -3 जमा 5, ये आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अगला पार्ट भी कर लेते हैं, ये वाला भी। इसके लिए क्या करना है जी, करना ये है, एक पार्ट को अलग ऊपर नीचे कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा z1 ज़रब z2, z1 ये है z2 ये है, तो इधर ही कर रहा हूँ, देखो पहले का रियल दूसरे के रियल से जरब होगा 2 आ जाएगा, दरमियान में हमेशा माइनस, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से जरब करोगे -5 3 की 15 आ जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस लगाओगे, पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से जरब करोगे तो -6 आ जाएगा, देखो ना ये वाला -3 है और ये वाला 2 है तो -6 है, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल से जरब करोगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, जमा को बाहर ही उठा आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा -6 अपना 15 और 2 17 -5 जमा 6 -6 जमा 5 तो माइनस का 1 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया। अब बेटा राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, देखो राइट हैंड साइड में क्या करना है z2 को पहले लिख देना है, ठीक है, और z1 को बाद कर देना, तो बिल्कुल वही आंसर आएगा, 17 माइनस आयोटा ही आएगा। अब इसी तरह बेटा ये जो है ये काम आप खुद कर लीजिएगा, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ये आपने क्या करना है डू योर सेल्फ, ये मेरी तरफ से आपको आपको बेटा ये असाइनमेंट है। अब ये जो पांचवा है इसमें भी क्या है z1 है और z1 का एडिटिव इनवर्स है, उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है, 2 लिख के 2 के यानी कि एडिटिव इनवर्स -2 के साथ उसको जमा करोगे तो माइनस ही जीरो ही आएगा, तो ये काम भी आपने खुद कर लेना, ठीक है। तो ये कोई इतना काम नहीं है, तो इसलिए इनका ये चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये आप खुद कर लीजिएगा। चलो बेटा जल्दी से ये वाले क्वेश्चन भी वाइंड अप करते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आसान ही हैं, तो अगर कोई चीज़ आपको मेरी वीडियो में समझ ना आई हो या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो मैंने ना बोली हो, तो वो आप कमेंट में मुझे लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं, तो किस तरह करेंगे देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर ओपन कर लेते हैं, तो मैं इधर अलग से करता हूँ, 1 प्लस आयोटा का मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, ये बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस
अयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा। पता है ना आपको ए प्लस बी होल का स्क्वायर याद करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, उसी फॉर्मूले के तहत मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो वो माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगी, प्लस 2 इंटू अयोटा आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होके 2 अयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर क्या आ गया, सिर्फ 2 अयोटा आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब बेटा जब भी अयोटा बटन में आता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है, तो रैशनलाइज कर देंगे 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा और 2 प्लस अयोटा। बेटा नीचे इधर आपके पास आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई अयोटा या अयोटा वाई। अब ऊपर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 अयोटा आ जाएगा, जब 2 अयोटा अकेले अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बेटा नीचे क्या आपको बोला था कि आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर दरम्यान में हमेशा प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कौन सी है, अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा होता है उसका स्क्वायर आपने लिखना है। ठीक है, तो आपने अयोटा के साथ वाली वैल्यू का जो भी कोफिशिएंट पड़ा होगा उसका स्क्वायर लिख देना है, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -4 अयोटा आ जाएगा, -2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, बराबर है एक्स प्लस अयोटा वाई। अब रियल पार्ट अलग कर लो और इमेजिनरी अलग कर लो, तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा 4 अयोटा बाय 5 माइनस 2 बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो इसको बेटा अरेंज करके लिख ले, रियल पहले आता है तो -2/5 प्लस 4/5 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो कंपैरिजन करें, एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, -2/5 और वाई की जगह पे क्या पड़ा हुआ है 4/5 और अयोटा से अयोटा ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स और वाई की। आगे चलते हैं जी, इसने कहा हुआ है कि इसमें भी आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है बेटा, तो सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले के रियल को दूसरे के रियल से करोगे तो 2x आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा माइनस। बेटा पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से करोगे तो माइनस का y आ जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो y है ना, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 1 है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब हरगिज ये नहीं कि योटा को योटा से मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, नो, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने कम्प्लेक्स पार्ट सॉरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डेफिनेशन बताया था, तो मैंने वहां पे ये नहीं बोला था कि योटा इमेजिनरी पार्ट होता है, नो, योटा इमेजिनरी नंबर है या कह लें कि इमेजिनरी नंबर है, हाँ, लेकिन इसके साथ जो पार्ट पड़ा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो बेटा जो भी रियल नंबर पड़ा होता है, अब पहले के रियल को दूसरे के रियल से हो गया, पहले के इमेजिनरी को दूसरे इमेजिनरी से भी हो गया, दरमियान में प्लस आएगा। पहले के बेटा रियल को दूसरे के इमेजिनरी से करोगे तो -2 आ जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल से करोगे तो y आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 4 + 2 अयोटा के। अब बेटा क्या करना है, करना ही है कि इसको इधर इधर योटा भी आएगा। ठीक है, अब ये करना है कंपैरिजन कर ले, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा क्या होगा 2x + y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जब पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से करोगे तो -2x आएगा, ये -2x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2x + y, ये बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दो, और इधर आप लिख दो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 2x + y इज इक्वल टू 4, तो लिख दो 2x + y इज इक्वल टू 4,
और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दोगे -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बेटा इन दोनों को ऐड करोगे सेम चीज़ें भी, दो अपोजिट साइन कैंसिल होती हैं, वाई में वाई जमा होगा 2y, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगी। ठीक है, 6 के नीचे जब 2 होगा 6। अब इसको किसी एक इक्वेशन में बेटा पुट कर दे y की जगह पे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 3, पुट y इज इक्वल टू 3 इन 1 में पुट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। आपके x को मालूम करना है तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4 में से 3 निकला 1, तो x की वैल्यू आपके पास 1/3 आ जाएगी। और यही हमने मालूम करनी थी क्योंकि उसने बोला x और y की वैल्यू मालूम करो। सेम पैटर्न के साथ ये वाला क्वेश्चन भी है। चलो मैं करवा देता हूँ बेटा सोल्व। अल्लाह अकबर। ये बेटा क्या करेंगे, पहले के रियल को दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा। ठीक है बेटा, दरमियान में हमेशा माइनस, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से करोगे तो 3b आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, पहले के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से करेंगे 3a आ जाएगा, दरमियान में प्लस लगेगा, पहले के इमेजिनरी को दूसरे के रियल से करेंगे b आ जाएगा, और बाहर योटा लगाएंगे तो -8 प्लस 11 योटा के बराबर रख लेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस 3b बेटा आ जाएगा किसके बराबर, -8 के, और बेटा 3a प्लस b आपके पास आ जाएगा 11 के बराबर। इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बेटा कोफिशिएंट किसी एक के कंपेयर अपना बराबर कर ले तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इधर कर लें, देखो ना इधर माइनस का 3b पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 3b बना लूँ तो इनको आपस में जमा माइनस करने से कट जाएगा। तो बेटा आप कर दें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 से बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3a प्लस b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आ जाएगा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ इक्वेशन 3 प्लस 2 इम्प्लाइज दैट प्लस 1 आएगी, इसको और इसको आपस में करना है तो क्या आ जाएगा, पहले 3 को लिखो 9a जमा 3b बराबर है 33, और नीचे आ जाएगा a माइनस 3b इज इक्वल टू -8। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 और 1 10 आ जाएगा, तो 33 में से 8 निकलेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25, ए भी आएगा। ठीक है, 25 में जब 8 जमा होते हैं तो 33 हो जाता है। ए की वैल्यू बेटा मालूम करनी है तो 25 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। इस ए की वैल्यू को बेटा जिधर मर्जी रख ले, इधर रख ले, इधर जिधर मर्जी, तो मैं इधर रख देता हूँ। तो क्या करूँगा, पुट ए इज इक्वल टू 5/2 इन 1 में रखूंगा तो बेटा ए की जगह पे 5/2 लिख दूंगा, -3b लिख दूंगा, बराबर है 8 माइनस के। तो बेटा इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, b की वैल्यू मालूम करनी ना, तो इसको उधर ले जाओ और 8 को इधर ले आओ, तो 5/2 8 इधर आके जमा का 8 हो जाएगा, और ये उधर जाके जमा का 3b हो जाएगा। एलसीएम बेटा यहाँ पे लेंगे 5, 2 एलसीएम आएगा, तो ये 2 डायरेक्ट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, और ये 3b आ जाएगा। देखो ना, जिसके नीचे नहीं होता उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, और जिसके नीचे होता है उसके नीचे नहीं लिखा जाता। तो 16 और 5 कितना होगा, 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3b। अब b की वैल्यू मालूम करनी, 3 एक्स्ट्रा, तो 3 को इधर ला के डिवाइड करवा दो, 21/2 पहले पड़ा हुआ जरा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू b, 3 इधर आके डिवाइड, अब 3 एकम 3 7 की 21, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, आंसर बेटा इसके टैली कर लीजिएगा, यही है तो ठीक है, नहीं है तो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ तक बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली एक्सरसाइज की वीडियो में।